देखते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी कि दोनों ओर, यानी कि अभिकारक की ओर और एक प्रतिफल की ओर, दोनों की ओर जो होता है प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है। जैसे इधर जितना हाइड्रोजन है इधर भी उतना ही हाइड्रोजन होना चाहिए, जितना इधर ऑक्सीजन है उतना ही इधर ऑक्सीजन है होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो समीकरण जो होगा संतुलित होगा, नहीं तो वो असंतुलित होगा। तो संतुलित समीकरण का जो अवधारणा दिया था, जिसके बारे में इन्होंने बताया था, इसके बारे में, वो था लभावजे, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबोजियर केमिस्ट्री का पिता। इन्होंने दिया था 1774 में ये नियम। 1774 में इन्होंने पदार्थ की अनश्वरता के बारे में कुछ कथन बोला था, जो कि बोला था इन्होंने कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी तत्व भाग लेते हैं अंत में उतने ही तत्व की संख्या होनी चाहिए। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में 2 हाइड्रोजन भाग ले रहा है तो अंत में भी 2 हाइड्रोजन ही होना चाहिए, या फिर अगर 2 ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो अंत में भी 2 ही ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी वो संतुलित माना जाएगा। तो इस कथन को देने वाले थे लभावजे या लेबोजियर केमिस्ट्री का पिता। 1774 में उन्होंने ये अवधारणा दिया था। तो इसलिए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि जितना चीज़ हम देंगे तो लास्ट में भी उतना ही बनना चाहिए। अगर उनसे कम बनता है तो इसका मतलब कहीं गलती हुआ है, या फिर वो पदार्थ घट गया, क्योंकि कहा गया पदार्थ की अनुसारता में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है। तो अगर नाश हो नहीं रहा तो फिर वो पदार्थ कहाँ गया। तो इसीलिए हमको समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 तरह की विधि अपनाई जाती है। पहला हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुमान द्वारा संतुलन। ये अनुमान के विधि द्वारा हम लोग संतुलित कर लेते हैं। एक दूसरा होता है कोफिशिएंट मेथड या गुणांक विधि। इसको हम लोग गुणांक के द्वारा सॉल्व करते हैं। हालांकि दोनों एक ही है, हिट एंड ट्रायल इसी पर आधारित होता है, गुणांक पर ही, लेकिन दोनों के लिए थोड़ा सा अलग होता है। तो आइए एक एक करके हम समझ लेते हैं कि हिट एंड ट्रायल और कोफिशिएंट मेथड क्या होता है। तो पहला हम देख लेते हैं कि ये संतुलन में कि हिट एंड ट्रायल क्या होता है और कोफिशिएंट, जो भी अच्छा लगे उसको अपना लेना है। जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, दिए गए तत्वों को पहले लिखना पड़ता है। जैसे इसमें जितना तत्व भाग लिया है अभिकारक उसको लिखना पड़ता है। तो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। उसके बाद बायां और जो होता है जितना भी तत्व उसको लिखना जाता है। जैसे हाइड्रोजन बाईं ओर कितना है 2, तो 2 लिखा जाएगा। बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या 3, तो 3 लिखना पड़ता है। उसके बाद दाईं ओर कितना होता है बराबर देके हमको लिखना पड़ता है दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और दाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब 1 और 3 ये आपस में बराबर है नहीं है, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तो 1 और 2 बराबर है नहीं है, तो इसको हमको 2 बनाने के लिए यहाँ से 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ठीक है, ऑक्सीजन किधर गुना किए तो दाईं ओर ऑक्सीजन में यहाँ पर नहीं लिख देना है, ये गलत हो जाएगा। जो भी हमको करना है वो आगे ही करना पड़ता है, यहाँ नहीं करता है, ये अनुसूत्र है। तो यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है। ऑक्सीजन को यहाँ पर हमको 2 लगा देना है, यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको एक और चीज़ दिख गया कि अगर यहाँ पर 2 लगाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से 2 था और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, तो फिर हमको हाइड्रोजन का संख्या भी बढ़ गया इधर, तो इधर 2 करना पड़ेगा हमको। तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो 2 इधर, हाइड्रोजन इधर 2 बढ़ेगा, इधर ऑक्सीजन 2 बढ़ेगा। तो ये होता है हिट एंड ट्रायल के अनुमान द्वारा। अब इधर जो होगा संतुलन हो गया होगा, इस अभिक्रिया का संतुलन कंप्लीट है। अगर हम काउंट करेंगे तो ये संतुलित है। जैसे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है प्लस O2 2 ही है, ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर भी, और ये ऑक्सीजन भी 2 ऑक्सीजन है, तो बराबर हो गया। ये भी अगर 2 ऑक्सीजन देखें तो इसको तो बराबर है, लेकिन इस तरह से लिखा नहीं जाता है, बस हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि 2 और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर है तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। ये जो 2 है इसका भी 2 है और इसका भी है, तो ये संतुलित माना जाएगा इस वक्त, और ये पदार्थ की अनुसारता के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसको संतुलित समीकरण बोला जाता है। कोफिशिएंट मेथड में क्या होता है कि इसमें पहले
एक को ए मान लेते हैं, या ए मानो बी मानो, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। ए मान लिया जाता है, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को इधर सी मान लिया जाता है। तो ए बी सी, ए के बराबर इधर कितना है तो 2a। ए का मान हम यहाँ पर ए रखेंगे, जैसे हाइड्रोजन इसका मान ए रखेंगे और जितना होगा उसको मान लेंगे, बराबर ये हाइड्रोजन इधर कितना है 2 और ये इसको हमने सी माना है तो इसको 2c लिखा जाता है। उसी तरह यहाँ पर बी कितना है तो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम बी माने तो 2b हो जाएगा। फिर बराबर देंगे इधर सी को ऑक्सीजन माने यहाँ पर तो सी हो जाएगा, और कितना है तो एक ही है तो एक ही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर किसी एक को ए मान लेंगे एक, या फिर जो भी मानेंगे बराबर संख्या में। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 से कट जाएगा, बराबर में कट जाता है। तो जैसे अगर ए को हम एक मानेंगे, यहाँ पर अगर ए को एक मानेंगे तो सी भी कितना हो जाएगा, एक के बराबर एक होना चाहिए, तो सी का मान भी एक हो जाएगा। अगर सी का मान एक हुआ तो यहाँ पर सी का वैल्यू एक और एक हुआ तो यानी कि 2b बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें सी का वैल्यू एक इंटू एक हो जाएगा, 2b बराबर एक हो जाएगा और b बराबर हो जाएगा इधर 1/2 हो जाएगा ये। अब 2 से हमको 2 खत्म करने के लिए सब में 2 से गुना किया जाता है, या फिर सबका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, उनसे गुना कर देंगे तो 2 बराबर 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब जहाँ जहाँ जैसे ए का वैल्यू 2 आया था तो हमको यहाँ पर 2 रख देना है, सी का वैल्यू 2 आया था यहाँ पर 2 रख देना, बी का वैल्यू 1 आया था तो 1 नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक तरह का ही विधि है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट यानी गुणांक विधि, और ये था हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें कभी कभी गलती भी हो जाता है, लेकिन ये 100% जो होता है सही होता है। इस तरह से करने में थोड़ा सा ये होता है, लेकिन इसको भी देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं लोहा और ये है ऑक्सीजन, तो इधर लोहा 1 है तो इधर 1 रखेंगे बराबर, इधर लोहा 2 है तो इधर 2 रखेंगे, फिर इधर ऑक्सीजन 2 है तो 2 रखेंगे, फिर इधर ऑक्सीजन 3 है तो 3 रखेंगे। अब इसको हमको बराबर करना पड़ता है, ये और ये आपस में बराबर। जैसे मान के चलते हैं जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, या फिर इसको यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, क्या करेंगे कि 1 और 2 बराबर हो जाए तो यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो लोहा में हमको 2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यहाँ पर इधर की ओर, तो हो गया 2 और इधर भी हो गया 2। उसके बाद ये 2 और ये 3 आपस में क्या करेंगे कि ये बराबर हो जाए। बराबर होने के लिए इसमें इनका गुना कर देंगे और इसमें इनका गुना करेंगे, यानी कि इधर 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इधर हमने कितना गुना किया, इधर हमने किया 3 से गुना, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ऑक्सीजन में गुना किए थे, और इधर हमने कितना किया था 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। हमेशा आगे लिखा जाता है, पीछे नहीं लिखा जाता है। तो अब जब काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, तो 2Fe 2Fe, अच्छा ये पहले से बराबर ही था। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये Fe, ये इधर O, इधर 1 और इधर O 2 बराबर बराबर। फिर इधर कितना है 2 है, इधर 3 है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इधर 3 था और इधर 2 था, तो इसको बराबर करने के लिए इधर 2 से गुना हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 2 दिया। फिर इधर ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हमने 3 से गुना किया कि तब ना जाके 6 होगा, यहाँ पर 6 और ये 6, तो इधर भी हमको 3 देना पड़ेगा। 3 दूनी का 6 ऑक्सीजन और 3 दूनी का 6 ऑक्सीजन। लेकिन लोहा का संख्या में कितना वृद्धि हुआ, इधर लोहा का संख्या इधर 2 और 2 बढ़ गया, 4 हो गया ना ये, तो इधर हमको करना पड़ेगा 2 से गुना, 4 हो गया। तो इसको जितना 4 बनाए तो इसको भी हमको 4 बनाना पड़ेगा, इसलिए 4 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो अब जाके ये बराबर हो जाएगा 4Fe 2 दूनी 4Fe, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। अब इस वाला मेथड में आते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको पूरा को C मान लेते हैं। अगर और कोई देगा प्लस में उसको D मान लिया जाता है। तो A
कितना ए है, तो ए अकेला है। इधर कितना ए है, सी है, इसको सी माने पूरा को। सी में लोहा देख लेते हैं, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर ए जो था यहाँ पर 2 के बराबर, यानी कि इसको लिखेंगे 2C। जो लोहा था इसको ए बोले थे, यहाँ पर लोहा जो है 2 है, तो उसको 2 और ये इसका पूरा का नाम सी रखें, 2C हो जाए। उसी तरह ये जो पूरा है इसको हमने बी माना है, तो कितना बी होगा, 2B, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ था 2। फिर बराबर कर देंगे ये ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन और ये था C, तो इसको लिखेंगे 3C। तो ये बराबर, इसको बराबर करने के लिए किसी एक को ए मान लिया जाता है, जैसे एक को ए मान लेंगे, ए को 1 के बराबर मानेंगे, तो ए को 1 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2C, यानी कि C का वैल्यू, हाँ ठीक है, ए को 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा C 2C हो जाएगा। या फिर C का वैल्यू अगर 1 मानेंगे तो C का वैल्यू ही 1 मान लेते हैं, A, B और C, इस तरह से 3 टर्म है। तो जैसे C का वैल्यू अगर 1 मानते हैं तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और इंटू 2 हो जाएगा, A का वैल्यू निकल जाएगा 2, क्योंकि C का अगर वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 गुना 2 हो जाएगा, 1 के बराबर 2 होगा। फिर अगर C का वैल्यू अगर हमने 1 रखा है तो यहाँ पर C का वैल्यू फिर से 1 रखाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 3, 1 इंटू 3, 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2B के बराबर, यानी 2B बराबर हो जाएगा 3। तो खाली B के बराबर जो होगा वो हो जाएगा 3/2। C का वैल्यू 1 निकलेगा और उसके बाद B का वैल्यू 3/2 और A का वैल्यू 2 आएगा। बटे वाला जो होता है ये समीकरण में नहीं होता है कभी भी नहीं, तो इसको हटाने के लिए 2 से गुना किया जाएगा, तो सब में 2 से गुना कर दिया जाएगा, तो ये 2 का 4 हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये बचेगा 2। तो A का वैल्यू कितना आया था, 2, 4 आया था, 4 लिखेंगे। B का वैल्यू 3 आया था तो 3 लिखेंगे। उसी तरह C का वैल्यू 2 आया था तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब ये बराबर हो गया 4Fe और ये 2 दूनी 4Fe, इसके बराबर ही हो गया, देख लीजिए। तो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जो कि कोफिशिएंट मेथड से बनता है, यानी कि गुणांक विधि से। गुणांक विधि वाला देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड तो देख लिया, अनुमान विधि द्वारा क्या किस तरह से बनता है। अब इस विधि द्वारा देखते हैं कितना बन पाता है ये। जैसे इसको बोले थे A मानने के लिए, इसको B, ये पूरे को C मान लेते हैं, ठीक है। तो A कितना A है, 2A है, वो बराबर हो जाएगा कितना, नाइट्रोजन देखते हैं यहाँ पर कितना, 1 ही ना, तो 1 C के बराबर हो जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन को B माने हैं तो हो जाएगा ये, और कितना है, 2 है, तो 2B हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 3, और उसको माने हैं C, तो यानी कि 3C हो जाएगा ये, ठीक। अब इसमें से किसी एक को एक को जैसे A है, ये B है और ये C, 3 ही मान लिए हैं, तीनों को बराबर करेंगे। उसके बाद A को मान लेते हैं 1, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, गुना में 3, तो ये किसका वैल्यू आएगा, अगर 1 को A मानते हैं, A को 1 मानते हैं तो 1 गुना 2 हो जाएगा, उसमें तो 2 जो निकलेगा ये किसका वैल्यू आएगा, C का। इसका मतलब C का जो वैल्यू आएगा वो 3 होगा। अगर C का वैल्यू 3 है तो यहाँ अगर हम C में 3 रख देंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, और ये B का मतलब 2B, तो ये अगर इधर आएगा तो 2B बराबर हो जाएगा 9, और B का वैल्यू कितना आएगा, 9, और बट्टा में उधर से 2 आएगा, तो इतना आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ये। तो ये बोले थे अगर बटे में आता है तो जो बटे में रहता है उनसे सब में गुना किया जाता है, तो ये 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से, तो A का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा, इसमें 2 कट जाएगा, बचेगा 9, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। जैसे A का वैल्यू 2, तो यानी A में यहाँ पर 2 रखा जाएगा। B का वैल्यू कितना आया, 9, तो B का वैल्यू यहाँ पर 9 लिखाएगा। उसी तरह C का वैल्यू कितना आया था, 6, तो 6 लिखा जाएगा। देख लेते हैं बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, यहाँ पर 6 नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 9 दूनी 18, यहाँ पर 6 तिया 18,
हाइड्रोजन 18 है लेकिन नाइट्रोजन गड़बड़ हो गया। तो 2 × 1 3 सॉरी सी का वैल्यू यहाँ पर 2 आया था ना, यहाँ पर हमने 3 रख दिया इसीलिए हो गया। सी का वैल्यू यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर सी का वैल्यू 2 × 1 2 आया था, तो यहाँ पर 2 रखना था सी का, तो जो कि आएगा 6, यानी कि 2 के बराबर आएगा 6। तो बी का वैल्यू अगर ऐसा देखा जाए तो यानी कि 2 भी बराबर 2 सी का वैल्यू, तो अगर सी का वैल्यू यहाँ पर अगर ये सी का वैल्यू ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो सी के बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि अगर 2 × 1 2 होता है तो ये बराबर सी का, तो सी का वैल्यू 2 ही न हुआ, और ए का मान हमने माना था 1, ठीक। तो सी का वैल्यू 2, अब सी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर सी है तो सी का मान रख देंगे, तो 3 और 2 गुना में हो जाएगा 6, और ये है 2b, तो 2b बराबर हो जाएगा 6। सिर्फ b बराबर क्या हो जाएगा, जो b बराबर होगा ये कट जाएगा b से, तो हो जाएगा 3 2 3 6 बटे में आएगा, इधर से कट जाएगा, और ए का वैल्यू a, तो ठीक हो गया। तो इसको कर देते हैं, जैसे ए का मान निकला 1 तो ए को नहीं लिखा जाता, 1 को छोड़ दिया जाएगा। बी का कितना निकला 3, तो बी के जगह पर 3 रखा जाएगा, और सी का कितना निकला 2। तो अब देख लेते हैं, 2 नाइट्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 2 3 6 हाइड्रोजन, ये बराबर हो गया। उसके बाद इसी तरह देखेंगे सोडियम है, यहाँ पर सोडियम, तो देख लेते हैं, यहाँ पर इसको बोले थे ए मानने के लिए, इस पूरे को बी मान लेंगे, इस पूरे को सी मानेंगे, और इस पूरे को डी मानेंगे। 4 टर्म आ गया हमारे पास, ए बी सी डी। ए कितना है 1 है, और इधर कितना है यहाँ पर, यहाँ 2 एक कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर सी, यहाँ पर इसको सी माने हैं तो सी लिखेंगे। उसी तरह बी में आएंगे, अगला कितना है ये 2b, हाइड्रोजन देख रहे हैं तो 2 और ये b है, हाइड्रोजन 2 है, b इसको माने हैं तो 2b। अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, इसको माने सी, इसको माने है डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको सी, हाइड्रोजन एक ही है ना, 2 नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे सी। उसके बाद यहाँ पर इस हाइड्रोजन को माने है डी, तो डी कितना डी है 2d है, तो इसको लिखेंगे 2d, ठीक। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन भी हमने माना है बी, तो बी ही लिखेंगे, ऑक्सीजन को एक ही लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको लिख लिया जाएगा ओ, यानी कि इसको सी माने, और कहीं तो है नहीं है, ठीक। इस तरह से किया जाएगा। अगर किसी एक को मान लेंगे, इसमें 4 टर्म है, ए बी सी डी, सबको लिख लेंगे इस तरह से। किसी एक को एक मान लिया जाता है, जैसे ए को हमने माना 1, तो ए को 1 मानेंगे तो सी का वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगा, ठीक। अगर सी का वैल्यू 1 आया तो यहाँ पर सी का 1 रखेंगे तो बी का भी कितना आ जाएगा 1, ठीक। उसी तरह यहाँ पर हो गया ये 1, और ये बी, इसका भी 1, तो ये 2 हो गया, और ये इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा 1, और ये डी प्लस में, इसको अच्छा से अगर सॉल्व करा जाए तो ये ऐसा लिखाएगा, तो बी का मान कितना है, बी का मान निकाले 1, तो 2 × बी 2b हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 लिखाएगा, 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी का वैल्यू 1 था तो 1 यहाँ पर रखेंगे, तो 1 प्लस में 2d, हमको डी का वैल्यू निकालना है, तो ये 1 उधर जाएगा प्लस में है, इधर उधर जाएगा माइनस में, तो बचेगा 1 बराबर की ओर, और ये जो 2 गुना में जो है उधर जाएगा तो बटम हो जाएगा, यानी डी बराबर हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी बराबर 1/2 इस तरह से, तो डी का वैल्यू आएगा 1/2। तो हमको अब बोले थे जो बटम आता है उससे सब में गुना कर दिया जाएगा, जैसे 2 बटम आया तो इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 2, ये भी 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा। तो जहाँ जहाँ 2, जैसे ए का मान 2 आया तो 2 रखेंगे, बी का मान भी 2 आया तो 2 रखेंगे, सी को इसको माने थे, सी का मान भी 2 रखेंगे, और डी का वैल्यू 1, तो 1 को नहीं लिखा जाता, छोड़ देंगे। अब देखते हैं क्या ये बराबर है, 2 सोडियम, ठीक, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन, अब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ये बराबर हो गया। ये है कोफिशिएंट मेथड।
उसी तरह और भी देख लेते हैं, जैसे जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इन दोनों को देख लेते हैं। जिंक को ए मानते हैं, इस पूरे को बी, इस पूरे को सी, यहाँ पर मान लेते हैं सी, और इस पूरे को मान लेते हैं डी, ए बी सी डी। कितना ए है, इसको मान लेते हैं एक, तो 2Zn या Zn2 ऐसा कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर 2 नहीं मानेंगे, तो ए खाली लिखेंगे बराबर। यहाँ पर कितना जिंक है, एक ही जिंक है, तो इसको हमने माना है सी, तो ए के बराबर सी हो जाएगा। उसी तरह बी के देखेंगे, बी में हाइड्रोजन देख लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन एक है और उसको माने हैं बी, तो बी। इधर कितना हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है और उसको माने हैं डी, तो हो जाएगा 2D। उसी तरह क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन को हमने माना है बी, तो हो जाएगा, और एक ही क्लोरीन है तो हो जाएगा एक, यानी कि सिर्फ बी हो जाएगा। उसके बाद इधर कितना क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है और उसको माने हम सी, तो हो जाएगा 2C। अब इसमें से किसी एक को बोल लेते हैं, एक मान लेने के लिए ए बी सी और डी आ जाएगा सारों का वैल्यू। जैसे अगर ए का वैल्यू एक रखेंगे तो सी का वैल्यू भी एक हो जाएगा, किसी को एक मान लेना पड़ता है। अगर इसी का एक रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर एक रखते हैं तो अगर ए का वैल्यू एक रखेंगे तो ए का मान तो एक आ गया, लेकिन सी का वैल्यू भी तो अपने आप एक हो गया, क्योंकि ए के बराबर सी है तो दोनों बराबर हो जाएगा। और सी का वैल्यू जैसे एक आया तो यहाँ पर सी का वैल्यू एक रख देंगे तो 2 और ये 1 गुना हो जाएगा तो 2, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। उसी तरह बी का वैल्यू हमारा आ गया 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पर 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी के बराबर बचेगा सिर्फ 1। यहाँ पर इस तरह से जैसे बी का वैल्यू 2 आया और ये 2D, तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, या फिर उधर जाएगा तो डी के बराबर 1 ही ना बचेगा। इस तरह से यहाँ पर हमने रख दिया। अब जिसका वैल्यू जितना है उसको रख देंगे। अगर फ्रैक्शन में होता तो उन संख्याओं से गुना कर देते। ए का वैल्यू 1 आया तो 1 को नहीं लिखा जाता है, बी का वैल्यू 2 आया तो 2 को लिखेंगे, सी का वैल्यू 1 आया और डी का वैल्यू 1, तो इन सबको नहीं लिखा जाता है, सिर्फ इसी को बराबर करना था। तो अब देख लेते हैं बराबर हुआ कि नहीं। जैसे जिंक 1 है तो यहाँ पर जिंक 1 है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 को क्लोरीन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन, और ये बराबर हो गया। इसी तरह संतुलित किया जाता है। उसी तरह इसको देख लेते हैं कि ये पोटेशियम है, क्लोरीन है और ये ऑक्सीजन है, तो पूरे को मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लिया जाता है सी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इसमें एक तत्व ले लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम कितना है 1, तो 1 हो जाएगा ए, इधर पोटेशियम 1 ही है और इसको माने बी, तो ए के बराबर बी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन कितना है 1 क्लोरीन है और इधर कितना है 1, इधर क्लोरीन को माने ए, तो ए, और इधर हो जाएगा ये क्लोरीन भी 1 है, इसको माने हैं बी, तो बी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और इसको माने 8, तो 3A हो जाएगा। और इधर देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और उसको माने सी, तो 2C हो जाएगा, ठीक। अब इसको ए बी सी और हाँ 3 ही है तो ए बी सी, किसी एक का वैल्यू 1 रख लेते हैं। जैसे ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो ए के बराबर बी है तो बी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, तो ए और बी दोनों एक साथ हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही हो जाएगा, ए और बी 1 हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू यहाँ पर 1 रखें तो 3 होगा और ये सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 2 है इधर आएगा बटा में, तो ये हो जाएगा सी बराबर 3/2, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 3A बराबर 2C है, ठीक। तो ए का वैल्यू इसमें रख देंगे, ए का वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो 1 गुना 3 हो जाएगा, 3 बराबर 2C, यानी 2C बराबर हो जाएगा 3। तो सी के बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ सी के बराबर होगा 3/2, ठीक। अब बोले तो जो बटे में आता है उनसे सब में गुना कर दिया जाता है, 2 यहाँ पर भी 2 और इसमें भी 2, तो हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 बराबर में। अब ए का वैल्यू 2 आया था तो यहाँ पर 2 रखेंगे, बी का वैल्यू 2 आया था 2 रखेंगे, सी का वैल्यू 3 आया था तो 3 रखेंगे, ये हो गया बराबर। अब देख लेते हैं 2 पोटेशियम है, यहाँ पर 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 3 6 ऑक्सीजन है तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। इस तरह से बराबर कर देना इसको। और भी देख लेते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है तो ये
अनुमान विधि द्वारा जो होता है ये इस तरह का समीकरण जल्दी बराबर होता नहीं है, तो ये विधि जो होता है परफेक्ट है इसके लिए। जैसे ये बराबर समीकरण जैसे आ जाएगा तो वो उलझने लगता है वहाँ पर, तो ये वाला जो मेथड होता है ये परफेक्ट होता है इन सब के लिए और बेस्ट काम करता है ये। जैसे ये इसको मान लेंगे ए, ये पूरा बी, ये सी और ये डी मान लेते हैं। तो इसमें एक तत्व ऐसे एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ए, इसमें मान लेते हैं एक सिल्वर है, वो ए है, तो ए अभी देखेंगे इधर सिल्वर कहाँ है, यहाँ पर सिल्वर है, इसको हमने क्या माना है सी, तो ए के बराबर सी। अब अगर यहाँ पर 2 लगा रहता तो यहाँ पर 2C लिखते, लेकिन है नहीं तो यहाँ पर सिर्फ सी लिखेंगे। उसी तरह अब देखेंगे दूसरा तत्व, जैसे नाइट्रोजन को ए माने, यहाँ पर नाइट्रोजन कहाँ पर है, ये नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये सोडियम हो गया और ये नाइट्रोजन, ठीक। या फिर या पूरा को देख लेते हैं NaNO3, यहाँ पर क्योंकि पेयर में है तो देख लेते हैं NaNO3 पूरा है, तो इसको मान लेते हैं कितना है, ये एक ही है, NaNO3 एक ही है। जैसे ये NaNO3 अगर इस तरह से रहता तो इसको बोलते 2, लेकिन है नहीं ना इससे, तो एक है तो हो जाएगा ये A। और इधर देखते हैं तो ये यहाँ पर है और ये भी एक ही है, तो इसको बोले थे हम D, तो D लिख देंगे। उसी तरह और देख लेते हैं सोडियम इधर एक है, इधर एक है, तो यहाँ पर B है, सोडियम को माने हैं, यहाँ पर सोडियम को D माने हैं, B बराबर D हो जाएगा। उसके बाद और क्लोरीन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो क्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर B बोले हैं उसको, इस क्लोरीन को, और यहाँ पर इस क्लोरीन को C बोले हैं। तो सब एक दूसरे के बराबर ही तो है। अगर किसी को एक मान लेंगे, जैसे A के बराबर 1 है तो C का वैल्यू भी, अगर A को 1 माने हैं तो B का वैल्यू और C A के बराबर, अगर A को 1, C भी 1 हो जाएगा अपने आप। अगर C 1 है तो B भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि C यहाँ पर 1 होगा तो B भी 1, अगर B 1 है तो D भी कितना हो जाएगा 1, सभी एक ही है। अर्थात ये जो समीकरण है पहले से बराबर है। नहीं है तो देख सकते हैं, यहाँ पर सिल्वर है 1, यहाँ पर सिल्वर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, नाइट्रेट 1 है और यहाँ पर नाइट्रेट 3 है। ये पहले से बराबर है, एक ही है, ये पहले से संतुलित समीकरण है, इसको संतुलित नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये वाला समीकरण, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल, ये श्वसन वाला समीकरण है जो मनुष्य में होता है श्वसन। इसको देखते हैं, इसको पूरा को मान लेते हैं A यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा मान लेते हैं B, ये है C और ये है D, ठीक। तो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को A माने तो इसमें कार्बन को देखते हैं कितना कार्बन है 6, और इसको माने हमने A, तो यहाँ पर हो जाएगा 6A बराबर, यहाँ पर कार्बन देखते हैं कहाँ है, यहाँ पर एक ही कार्बन है और उसको हमने बोला है C, तो यहाँ पर सीधा C हो जाएगा। उसी तरह हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इधर कहीं हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 12, और पूरे को हमने A बोला है तो 12A हो जाएगा बराबर, इधर कितना है C, यहाँ 12 है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है और D का उसका नाम है, तो यहाँ पर D और ये 2 यानी कि 2D हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर D माना है तो, और 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए 2D लिखाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 6, इसको माने हमने A 6 हो जाएगा या 6A। उसके बाद प्लस भी है क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर, इसको हमने माना है B, और कितना है ये 2 हो जाएगा, तो 2B बराबर हो जाएगा ये। यहाँ पर ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पर है 2C क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और यहाँ इसको C बोले हैं, यहाँ पर इसको बोले हमने, इसको बोला D, एक ही है। अब होता है यहाँ पर A B C और एक होता है D। तो इसमें किसी एक को एक मान लेंगे, जैसे A को हमने माना 1, तो C कितना हो जाएगा, A को अगर 1 माने हैं तो 1 गुना 6 हो जाएगा, C का वैल्यू अपने आप 6 आ जाएगा, ठीक। अगर 6 इसका वैल्यू 6 आया और यहाँ पर A को हमने माना था 1, तो 1 हो जाएगा 12 गुना 1 12, और ये 6 से गुना होती 2 से भागा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा D का वैल्यू आएगा यहाँ पर 2 6 के 12 6, और उसमें हमने गुना किया A से, तो 6 इंटू A कितना हो जाएगा 6, यानी कि D का वैल्यू आएगा 6, ठीक। उस तरह से अब देखेंगे, यहाँ पर C का वैल्यू हमने 6 रखा और D का वैल्यू हमने 6 रखा, तो 6 दूनी 12 हो गया ये,
और प्लस हो गया 6, कितना हो गया 12 6 18। उसी तरह बी का यहाँ पर वैल्यू है, बी का वैल्यू निकालना ही है हमको, बी नहीं पता है। 6, ए का वैल्यू 6, तो 6 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, बच जाएगा इधर 12 और ये 2b बराबर 12, तो b बराबर खाली हो जाएगा 6, यानी कि b के बराबर होगा 6। ये सब बराबर है तो इसलिए फ्रैक्शन में नहीं लगेगा। अब a का वैल्यू 1 था तो a इसको माने थे, इसमें 1 यहाँ रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे चलेगा। b माने थे इसको तो यहाँ पर 6 रखेंगे, c माने थे इसको तो यहाँ पर भी 6 और d माने थे इसको यहाँ पर भी 6 रख देंगे। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह इसको भी देख लेते हैं, इसको पूरे को a मानेंगे, इसको पूरा b, ये पूरा c और ये पूरा को d मानेंगे। इसमें हम खाली बेरियम को देखेंगे, बेरियम 1 है और ये भी इसको a बोले हैं, इस पूरा को a, इसमें जो भी आएगा उसको a बोलना है, चाहे बेरियम आया क्लोरीन आया जो भी है, तो ये हो जाएगा a। तो सिर्फ एक बेरियम है इसलिए 1 बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखेंगे बेरियम कहाँ है, यहाँ बेरियम है तो, और इसको हमने बोला है C, और कितना है 1 ही तो है, इसलिए एक C बराबर हो जाएगा इसके बराबर। अगर 2 यहाँ पर बेरियम रहता तो 2C लिखते, 3 रहता तो 3C लिखते। उसके बाद देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर कितना है 2, इसको पूरा को हमने क्या बोला A, तो 2A हो जाएगा बराबर। इधर देखते हैं हमने क्लोरीन कहाँ पर है, तो क्लोरीन यहाँ पर है और इसको हमने क्या बोला है D, तो 1 ही है तो इसलिए लिखेंगे सिर्फ D। और यहाँ पर हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2 और उसको हमने क्या बोला है B, तो हो जाएगा 2B बराबर। इधर हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको हमने बोला है D, तो ये D। और क्या है सल्फेट, ये सल्फेट पूरा है और यह सल्फेट पूरा है। अगर ये ऑक्सीजन और सल्फर में इस तरह से विभक्त रहता तो इसको हम एक एक करके मानते जाते, जैसे सल्फर को B बोलते, यहाँ पर जिधर रहता है उसको मानते। तो यहाँ पूरा सल्फेट एक साथ है, यहाँ भी एक साथ है, तो इसलिए इसको एक साथ मानेंगे। तो सल्फेट एक ही है, अगर ऐसा रहता तो हम उसको बोलते 2 सल्फेट, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए हम इसको एक ही मानेंगे। एक सल्फेट उसको बोले हमने B, तो B के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी सल्फेट एक ही है और उसको हमने बोला है C, तो इस तरह से बराबर है। अब लिखेंगे A, B, C और D। A को अगर हमने 1 मानते हैं तो C का वैल्यू भी अपने आप 1 होता है, क्योंकि A C के बराबर हो जाएगा। तो 1 अगर इसको मानते हैं तो ये C हो जाएगा, और हमने A को 1 माना है तो 1 गुना 2 2 हो जाएगा, तो D का वैल्यू भी अपने आप आ जाएगा 2, क्योंकि A को हमने 1 माना तो ये 2 हो जाएगा, तो D के बराबर 2 होगा। उसी तरह D का वैल्यू हमने 2 रखा और B का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो D हो जाएगा यहाँ से इस तरह से, D के बराबर हमने 2 रखा, तो यानी कि D हो जाएगा हमारा 2 और उधर से B, तो ये हो जाएगा 2 और वो हो जाएगा B, तो 2 से 2 कैंसिल, B का वैल्यू आ जाएगा 1, यही ना होगा। उसके बाद बेरियम A है तो A इसको कुछ नहीं देंगे, 1 को नहीं देना है। B भी 1 है तो इसको भी कुछ नहीं देना, C है 1 तो इसको भी कुछ नहीं देना, D है 2 तो इसको हम दे देंगे यहाँ पर 2। उसके बाद देख लेते हैं बराबर करके, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बेरियम सल्फेट, यहाँ बेरियम है, यहाँ पर सल्फेट 1 ही है, यहाँ पर सल्फेट 1 ही है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, तो इस तरह से इसको बराबर कर दिया जाता है। तो आगे देखेंगे हम अभिक्रिया के बारे में कि कौन सा अभिक्रिया होता है। समीकरण को संतुलित इस तरह से किया जाता है। अगर कोई समीकरण आपसे संतुलित नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको बता देंगे किस तरह से समीकरण को संतुलित करना है।